Hey everyone, I hope you all are doing well and staying safe and healthy. Welcome to Commerce Talkie. You all are in the right place to learn all the concepts of Business Studies Class 11. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। So let's start with part 1. इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी भी जगह की एवोल्यूशन इसके फिजिकल इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करती है और ये बात इंडिया के लिए बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि अगर हम इसका फिजिकल इन्वायरमेंट देखें तो इसके नॉर्थ में हिमालयाज, वेस्ट में डेजर्ट और साउथ में ये पानी से सराउंडेड है। और इंडिया की इन्हीं चीज़ों के कारण इकोनॉमिक और कमर्शियल एवोल्यूशन हुई। सिल्क रूट ने आसपास के देशों से कमर्शियल और पॉलिटिकल कंटेक्ट बनाने में बहुत हेल्प की, स्पेशली एशिया के एम्पायर से। मैरीटाइम रूट्स मीन सी के रूट्स ईस्ट एंड वेस्ट को सी से जोड़ते और ये रूट्स स्पाइसेस के ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते और इन्हें स्पाइस रूट कहा जाता। अब इस रूट से वेल्थ का काफ़ी ट्रांसफ़र होने लगा और यहाँ किंगडम्स, ट्रेड सेंटर्स और इंडस्ट्रियल बेल्ट बन गई, जिसने इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स द ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया। ट्रेड एंड कॉमर्स ने इंडिया को इकोनॉमिक वर्ल्ड में मेजर एक्टर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने भी यही प्रूव किया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स पुराने टाइम में इंडिया के इकोनॉमी का आधार थे, जो कि लैंड और वाटर के थ्रू होता था। थर्ड मिलेनियम बीसी में कुछ कमर्शियल सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की स्थापना हुई। थर्ड मिलेनियम बीसी मीन्स 3000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सिविलाइजेशन ने मेसोपोटामिया के साथ कमर्शियल कनेक्शंस बनाए एंड ट्रेडेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, colored gemstones, beads, pearls, seashells, terracotta pots, etc. इस पीरियड में काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और अर्बन डेवलपमेंट हुई। पुराने टाइम में पॉलिटिकल इकोनॉमी और मिलिट्री सिक्योरिटी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एकजुट कर दिया। अलग अलग तरह के कॉइन्स और वेइंग प्रैक्टिसेस अपनाई गई, जो कि प्लेस बाय प्लेस वेरी करती थी, और फिर कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड वेट्स एंड मेयर्स बनाए गए। इस तरह हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के अंडर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, medium of exchange during ancient period, bill of exchange during ancient period, contribution of indigenous banking system in the development of economy. Meaning of indigenous banking system. Indigenous banking system is a system of banking that involves private firms or individuals who act as banks by providing financial services such as loans and accepting deposits. Let's try to understand this definition. हम सब बैंक्स के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनके बिना हमारी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बट इन एशियन टाइम्स जब ये बैंक्स नहीं होते थे, तब कौन बैंक्स वाले काम करता था, या लोग किसके पास अपने पैसे जमा करवाते थे? तो इन एशियन टाइम्स साहूकार्स या मनी लेंडर्स होते थे जो बैंकर्स का काम करते थे। वो लोगों से पैसे जमा कर लेते थे और जिनको लोन चाहिए होता था उनको लोन प्रोवाइड कर देते थे इन्हीं डिपॉजिट्स में से। इसी को हम इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में काफ़ी पॉपुलर था। आज भी मारवाड़ीज और मुल्तानी कम्युनिटीज़ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को चलाती हैं। वैसे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एट प्रेजेंट बैंक्स में क्या सिस्टम है। बैंक्स में लोग अपना अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसे जमा कर देते हैं, और बैंक्स लोगों को इन्हीं पैसों में से लोन प्रोवाइड कर देते हैं जिनको लोन चाहिए होता है। Isn't it looking similar with indigenous banking system? Yes, it is some similar, but अब जैसे अब एक प्रॉपर सिस्टम बन गया है और पहले साहूकार्स और मनी लैंडर्स बैंकर्स का काम करते थे। Now let's talk about the medium of exchange in ancient times. Have you heard about barter system? Let's make you understand with an example.
सपोज इन अ विलेज आई एम अ फार्मर एंड आई ग्रो वीट। और मेरे पड़ोस में घनश्याम जी रहते हैं जिन्होंने अपने पास पशु रखे हुए हैं दूध के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं उनसे वीट के बदले दूध ले लूँगी और वो मुझसे दूध के बदले वीट ले लेंगे। इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन जैसे जैसे इकॉनमी डेवलप हुई, मेटल कॉइन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गए और लोग एक दूसरे से मेटल कॉइन्स ही एक्सचेंज करने लगे और इसे लैंडिंग इंडिविजुअल के पास जमा करवाने लगे जो कि बैंकर्स या सेट्स का काम करते थे। मेटल कॉइन्स ड्यूरेबिलिटी और डिविजिबिलिटी के कारण यूज होते थे। ड्यूरेबिलिटी मीन्स दे वर ड्यूरेबल एंड डिविजिबिलिटी मीन्स दे वर easy to divide. I hope you understood the meaning of indigenous banking system and the medium of exchange. Now let's talk about the bill of exchange during ancient times. Suppose there is a buyer who buys goods from a seller on credit basis. Now there should be proof with the seller that the buyer has purchased goods from him without giving money and that the particular buyer owes some amount to him. So for this purpose, seller presents a bill of exchange to buyer and takes his sign which presents that he has to pay some amount to designated person during a particular span of time. तो इसी तरह पुराने टाइम में हुंडी और चिट्ठी होती थी जो बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करती थी। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। Hundi, it was an instrument of exchange which was used in subcontinent means India. It involved a contract which warrants the payment of money, the promise or order which is unconditional means without any condition. No one can say that I will give you money after this happen or after that happen. So it is unconditional and capable of change through transfer by valid negotiation means it was transferable. It was valid to transfer. And this is a picture of Hundi. I will cover the types of Hundi in a separate video. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम इन द डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी। अब इस इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, मेटल कॉइन्स और हुंडी एंड चिट्ठी ने हमारी इकॉनमी डेवलप की। मनी मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़्यादा गुड्स बनाने का साधन बन गया। मेटालिक मनी ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। हुंडी और चिट्ठी बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करते और लोगों को लोन्स एडवांसेस भी मिलने लगे। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल्स को पालना, ये दोनों लोगों की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस होने पर लोग कई बार साल में 3 बार या 4 बार भी क्रॉप उगा लेते। इसके साथ लोग वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैसनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स जैसे कि कार्स, बोट्स या शिप्स, इन कामों में लगकर और पैसे कमाते जिसको वो सेव या इन्वेस्ट कर देते। वर्कशॉप से कारखानास भी प्रोमिनेंट थे जहाँ स्किल्ड कारीगर काम करते और रॉ मटेरियल्स को उन फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते जिनकी डिमांड ज़्यादा होती। Rise of intermediaries. Intermediaries means mediator. Here the red one is the mediator. इंटरमीडिएरीज ने ट्रेड के प्रमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीडिएटर्स मैन्युफैक्चरर्स के रिस्क को अपने ऊपर उठा लेते थे जिसके कारण मैन्युफैक्चरर्स फॉरेन ट्रेड आसानी से कर पाते थे, जिसमें कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडेड थे। कमीशन एजेंट्स मीन्स वो एजेंट्स जो किसी डील के लिए कमीशन लेते हैं। ब्रोकर मीन्स डीलर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स मीन्स जैसे समझो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब वो हर छोटे छोटे शॉपकीपर को जाकर सामान नहीं बेच सकती, तो ऐसे में कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट कर लेती है जो होलसेलर्स या रिटेलर्स को सामान को सप्लाई कर देती है। अब इन इंटरमीडिएरीज की वजह से फॉरेन ट्रेड होने लगा और एज अ रिजल्ट एशिया में सिल्वर बुलियन की ह्यूज अमाउंट आई। सिल्वर बुलियन मीन सिल्वर के बार्स। जगत सेट्स के इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए जिन्होंने मुगल पीरियड और ईस्ट इंडियन कंपनी के दिनों में बहुत प्रभाव डाला। जगत सेट्स पर्सन्स नहीं होते थे, ये पावरफुल मनी लैंडिंग फैमिली होती थी। जो बैंकर्स थे वो डोनेशंस के द्वारा कलेक्टेड की गई मनी के ट्रस्टीज का काम करने लग पड़े। ट्रस्टीज मीन्स जैसे पर्सन्स या फर्म्स जो किसी की प्रॉपर्टी या एसेट्स का ध्यान रखते हैं। फॉरेन ट्रेड लोन्स की हेल्प से किया जाता था। हालांकि फॉरेन ट्रेड जो वॉयजेस के द्वारा होता था उसके लिए लोन हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता था क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता था। वॉयजेस मीन्स ट्रैवलिंग थ्रू सी।
इस तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होने लग पड़ी, लोन मिलने लग पड़े और एडवांसेस भी मिलने लग पड़े, जिसने कमर्शियल ऑपरेशंस को बढ़ाया। भारत में ट्रेड के इस बैलेंस के कारण भारत को बहुत बेनिफिट्स हुए। भारत में इंपोर्ट्स की जगह एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगे, वो भी काफ़ी मार्जिन से। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम ने मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, व्यापारियों को एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किया। कमर्शियल बैंक्स और इंडस्ट्रियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स मीन्स पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और इंडस्ट्रियल बैंक्स मीन्स दोज बैंक्स विच प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज। कमर्शियल बैंक्स और इंडस्ट्रियल बैंक्स ग्रो हुए और ट्रेड एंड कॉमर्स को फंड्स प्रोवाइड करने लगे, और एग्रीकल्चरिस्ट को भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने लगे। ट्रांसपोर्ट। पुराने टाइम में लैंड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट काफ़ी कॉमन था। रोड्स ने भी इनलैंड ट्रेड और ओवरलैंड ट्रेड की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प की। एक नॉर्दर्न रोडवे रूट था जो बंगाल से तक्षशिला तक एक्सटेंडेड था। तक्षशिला अब पाकिस्तान के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ट्रेड रूट्स जो होते थे वो काफ़ी चौड़े और स्पीडी एंड सेफ होते थे। मैरीटाइम ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैरीटाइम ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग ऑफ गुड्स वाया सी। पुराने टाइम में मैरीटाइम ट्रेड के लिए मालाबर कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मालाबर कोस्ट बहुत लंबे टाइम से मैरीटाइम ट्रेड में इंगेज है, लाइक रोमन एम्पायर से। रोमन एम्पायर में पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा गया। स्पाइसेस के लिए इंडिया की तरफ रूट ढूंढते ढूंढते कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर दिया 15th सेंचुरी में, और वास्को दी गामा को मालाबर की शोर्स पर 1498 में ले आया। You must have heard about Vasco da Gama. कालीकत, जो कि कोरिकोड केरला की एक प्लेस है, एक बहुत बड़ा एम्पोरियम था। एम्पोरियम मीन्स स्टोर हाउस, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे चाइनीज शिप्स काफ़ी चीज़ें लेने के लिए आती थी, जिनमें फ्रैंकिनसेंस मीन्स एसेंशियल ऑयल्स, मिर जो फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता था, डायमंड्स, पर्ल्स एंड कॉटन इंक्लूडेड थे। इंडिया से कोरोमंडल कोस्ट पर पुलिकत मेजर पोर्ट था 17th सेंचुरी में। यहाँ पर मेनली टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया को होता था। सभी रूट्स, पोर्ट्स ने हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी बढ़ाया। दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, indigenous banking system, rise of intermediaries and transport. So let's have a summary about what we have learned today. I hope you understood all the topics. History of trade and commerce के अंदर हमने पढ़ा a network of roads merging into the Silk Route helped in establishing commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia in particular and the world in general. The maritime routes linked the east and west by sea and were used for the trade of spices and known as spice route. Trade and commerce have played a vital role in making India to evolve as a major actor in the economic world in ancient times. Commercial cities like Harappa or Mohenjo-daro were founded in 3rd millennium BC. The civilization had established commercial connections with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, colored gemstones, beads, pearls, seashells, terracotta pots, etc. Indigenous banking system के अंदर हमने पढ़ा हुंडी. It was an instrument of exchange which was used in subcontinent. It involved a contract which warrants the payment of money, the promise or order which is unconditional and capable of change through transfer by valid negotiation. Helped in lending money and financing domestic and foreign trade with currency and letter of credit. People began to deposit precious metals with lending individuals functioning as bankers or sets. Money became an instrument for supplying the manufacturers with means of producing more goods. Agriculture and the domestication of animals were important components of the economic life of ancient people. Rise of intermediaries, which include brokers, commission agent, distributors, both for wholesale and retail trade में हमने पढ़ा. Intermediaries provided security to the manufacturers by taking responsibility for risk involved. Emergence of credit transactions and availability of loans and advances enhanced commercial operations.
Commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce, and agriculture banks to provide both short and long term loans to finance agriculturalists. The institution of Jagat Seth's also development exercised great influence during the Mughal period and the days of East India. ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर was popular in the ancient times. Trade routes were structurally wide and suitable for speed and safety. Maritime trade was another important branch of global trade network. Malabar coast on which Muziris is situated has a long history of international trade, maritime trade going back to the era of the Roman Empire. Pepper was particularly valued in the Roman Empire and was known as black gold. Calicut was such a bustling emporium that it was even visited by Chinese ships to inquire items. On the Coromandel coast, Pulicat was a major port in the 17th century. Textiles were the principal export from Pulicat to Southeast Asia. Now it is the test time. The maritime routes linked the east and west by sea and were used for the trade of spices and known as spice route. The next question is, commercial cities like Harappa and Mohenjo-daro were founded in the 3rd millennium BC. The civilization had established commercial connections with Mesopotamia and traded in dash, colored gemstones, beads, pearls, seashells, terracotta pots, etc. The answer is gold, silver, copper. The next question is, as economic life progressed, metal began to supplement other commodities as money because of its dash and dash. Durability and divisibility. Dash were in use for carrying out transactions in which money passed from hand to hand. The answer is Hundi Chitti. The next question is that the Indian subcontinent enjoyed the fruits of favorable balance of trade where dash exceeded dash with large margins. The answer is exports and imports. Let's have a look at the next question. Dash was another important branch of global trade network. Malabar coast on which Muziris is situated has a long history of international maritime trade going back to the era of Roman Empire. The answer is maritime trade. Pepper was particularly valued in the Roman Empire and was known as black gold. Calicut was such a bustling emporium that it was even visited by Chinese ships to acquire items like frankincense and myrrh from the Middle East as well as dash from India. I showed the photo for these. Pepper, diamonds, pearls, and cotton. On the Coromandel coast, Pulicat was a major port in the 17th century. Dash were the principal export from Pulicat to Southeast Asia. The answer is textiles. I hope you liked the video and understood all the topics. If you liked the video, then don't forget to like, share, and subscribe Commerce Talkie. Thank you.